हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम छंद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। छंद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा टिपिकल भी है, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल टिपिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए छंद के बारे में बताया जाएगा और उम्मीद है कि परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप हमारी छंद की सभी वीडियो, जो कम से कम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए छंद के बारे में कुछ भी छूटना मुश्किल है। छंद की पहली वीडियो में हम छंद की परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और छंद के अंग, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि छंद क्या होते हैं। किसी गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा दी गई है यहाँ पर। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक जो है वो छंद होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। छंद से काव्य में लय और रंजकता आती है। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही 3-4 पॉइंट याद करने लायक हैं कि सब छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसने दिया था, आचार्य पिंगल जी द्वारा। और छंद शास्त्र के लिए किस नाम से जाना जाता है, पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चा करते हैं इसके महत्व के बारे में। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद सरस होने के कारण मन को भाते हैं। छंद के निश्चित लय पर आधारित होने के कारण वे सुगमतापूर्वक कंठस्थ हो जाते हैं। उम्मीद है आपके लिए पता चल गया होगा कि छंद क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं छंद के अंग की तरफ। छंद के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है वो चरण होता है, या जिसे पद भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं। दूसरा वर्ण और मात्रा। तीसरा संख्या और क्रम। चौथा गढ़। पांचवा गति और छठा यति या विराम और सातवां तो। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए समझते हैं चरण के लिए। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। छंद के प्रत्येक चतुर्थांश या चौथे भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। हमने दोहा देखा है अक्सर 2 लाइनों में ही लिखा होता है, जैसे कबीरदास जी के दोहे हमने पढ़े हैं तो वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। और सोरठा भी, और इनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। प्रत्येक छंद में चरण तो 4 ही होते हैं, लेकिन वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, तो वो दोहा और सोरठा हो जाते हैं और उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जो दो छंदों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कुंडलिया और छप्पै। कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला से मिलकर बना है। छप्पै जो है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक विषम यानी पहला और तीसरा चरण, सम दूसरा और चौथा चरण। चलिए समझते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या होते हैं, स्वर युक्त ध्वनि को वर्ण कहते हैं, बिना स्वर वाले व्यंजन को वर्ण नहीं कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व जिसमें आ ई उ और रे शामिल होता है। दूसरा होता है दीर्घ, जिसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ शामिल होते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा। ह्रस्व में जैसे का की कु क्र, और दीर्घ में का की कु के कै को कौ, ये दीर्घ की मात्राएं हैं। नोट में एक बात ध्यान रखनी है कि वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण जो होते हैं वह स्वस्वर अक्षर
को कहते हैं, यानी कि वर्ण जो होते हैं वो स्वस्वर, यानी कि स्वर को मिलकर जो यानी स्वर युक्त जो व्यंजन होता है उसको वर्ण कहते हैं। और मात्रा सिर्फ जो है वो स्वर को कहा जाता है, यानी कि किसी व्यंजन में जब स्वर शामिल होता है तो उस स्वर की जो गिनती होती है वो मात्रा में होती है। चलिए समझते हैं वर्ण और मात्रा की गणना। सबसे पहले वर्ण की गणना किस प्रकार होती है। ह्रस्व वर्ण एक वर्णिक आ, ई, उ, रे, का, की, कु, क्र। दीर्घ वर्ण ये भी एक वर्णिक होता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। का, की, कु, के, कै, को, कौ। मात्रा की गणना ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होती है वो एक मात्रिक में आती है, जैसे आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक यानी कि दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक में आती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जब हम इसके विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित चर्चा करेंगे तब इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए जानते हैं लघु वर्ण व गुरु वर्ण क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु वर्ण कहते हैं, या ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर युक्त जो व्यंजन होता है उसको लघु वर्ण कहते हैं। लघु वर्ण में कौन कौन शामिल होता है, जैसे कि आ, ई, उ, रे, ये ह्रस्व स्वर शामिल होते हैं। और ह्रस्व स्वर की मात्रा वाले यानी कि ह्रस्व स्वर युक्त व्यंजन जैसे का, की, कु, क्र, ये लघु वर्ण में आते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण जो होते हैं वो भी लघु वर्ण में ही आएंगे। अंग और हंग संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण भी लघु वर्ण में आते हैं। चलिए जानते हैं गुरु वर्ण। दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को गुरु वर्ण कहते हैं, यानी कि कोई दीर्घ स्वर हो या दीर्घ स्वर युक्त कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसको गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु वर्ण में कौन कौन से शामिल होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो स्वर दीर्घ स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर की जो मात्रा वाले व्यंजन हैं ये का, की, कु, के, कै, को, कौ। और अनुस्वार वाले वर्ण जैसे इम और बिम, यानी कि जिन वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है वो भी दीर्घ वर्ण में आते हैं, वो गुरु वर्ण में आते हैं। विसर्ग वाले भी ता, धा, ये भी यानी कि विसर्ग युक्त कोई भी व्यंजन होगा तो वो भी गुरु वर्ण में आएगा। संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण यानी कि संयुक्ताक्षर कुछ दिया है उसका जो पहले का वर्ण होगा यानी पूर्व का जो वर्ण होगा वो भी क्या होगा, गुरु वर्ण में आएगा। इसकी वक्र का वा यानी कि क्रा जो है वो संयुक्ताक्षर है तो उससे पहले का जो वर्ण है वो वा, तो ये जो है वो क्या आएगा, ये गुरु वर्ण में आएगा। हलंत वर्ण के पहले का वर्ण यानी कि किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ है उससे पहले का जो वर्ण होगा वो गुरु वर्ण में आएगा। छंद का अगला महत्वपूर्ण अंग है संख्या और क्रम। संख्या और क्रम क्या होता है, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। नोट करने वाली बात, वर्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु का क्रम दोनों समान रहते हैं, यानी कि वर्णिक जो छंद होते हैं उसमें वर्णों की संख्या और लघु गुरु का जो क्रम स्थान होता है दोनों समान होते हैं। लेकिन मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है लेकिन लघु गुरु का जो क्रम होता है वो समान नहीं होता है। चलिए समझते हैं गढ़। गढ़ केवल वर्णिक छंदों पे लागू होते हैं। गढ़ का अर्थ होता है समूह। गढ़ में केवल 3 वर्ण ही शामिल होते हैं, न 3 से अधिक न 3 से कम। गढ़ों की संख्या 8 होती है, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। गढ़ों को याद करने का सूत्र है यमाता राज भानस लगा। ये याद करने का सूत्र है। इसमें प्रथम जो 8 वर्ण दिए गए हैं वो गणों के सूचक हैं और अंतिम जो 2 वर्ण हैं वो लघु यानी कि ला जो है वो लघु का और गा जो है गुरु का सूचक है। ये चलिए समझते हैं कि छंद में गति क्या होती है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक होता है, यानी कि गति का जो महत्व है वो वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है।
मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति या प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। यानी कि मात्राओं की संख्या अगर ठीक है, एक समान है, लेकिन गति में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, यानी कि ये वाली लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था, इसमें गति है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनें समान हैं, दोनों में मात्राएं भी समान हैं, दोनों में वर्णों भी समान हैं, लेकिन थोड़ा क्या है, गति का अंतर है। गति क्यों है? क्योंकि क्रम में थोड़ा सा अंतर दे दिया है। दिवस का अवसान था समीप और दिवस का अवसान समीप था। चौपाई, अरिल व पदरी तीनों में समान मात्राएं 16 होती हैं, पर गति के आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यति और विराम ये क्या होते हैं? पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। यानी कि पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरणों के अंत में होती है। यानी कि जो छोटे छंद होते हैं उसमें जो यति होती है, यानी जो विराम होता है, वो चरण के अंत में होती है। पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। जो बड़े छंद होते हैं उसके एक ही चरण में कई बार यति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण परिभाषा में ही कर दिया जाता है। यानी कि कहाँ पर यति करनी है, कहाँ विराम देना है, उसका परिभाषा में ही वर्णन कर दिया जाता है। जैसे कि मालिनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद और दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। हम जो भी कविताएं पढ़ते हैं उसकी जो लास्ट की लाइनें होती हैं वो देखते हैं समान टाइप की होती हैं, जिसमें तुकांत, उन्हें तुकांती बोला जाता है। तो उनमें क्या होती है, कविताओं में तुक होती है। तो इसलिए पद्य जो प्रायः होते हैं वो क्या होते हैं, तुकांत होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि छंद क्या होते हैं, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं और प्रत्येक अंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के छंदों को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। उनकी मात्राओं की गणना किस प्रकार होती है, कैसे छंद पहचाने जाते हैं, उसके तरीके भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो आपके लिए कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।